हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएनए के टाइप्स पे चर्चा करेंगे। डीएनए दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? मेनली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है कि वो किस प्रकार उनमें घूम है, मतलब घुमाव, किस घुमाव के आधार पर उनमें आगे किस प्रकार का घुमाव हमें देखने को मिल रहा है। उसके आधार पर हम इसको बांट सकते हैं राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए वो है जिसकी हेलिक्स इस प्रकार राइट साइड में मूव करती हुई हमें नज़र आती है, और लेफ्ट हैंडेड वो है जिसमें हेलिक्स इस प्रकार मूव करती हुई नज़र आती है। तो जो राइट हैंडेड डीएनए है वो चार प्रकार के हैं, ए, बी, सी और डी प्रकार के डीएनए। और लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए है जिसमें वामावर्त या लेफ्ट साइड में हमें हेलिक्स का घुमाव दिखाई देता है, वो केवल एक प्रकार का है जिसे कहा जाता है जेड डीएनए। अब डीएनए है तो वो सामान्य व्यवस्था तो वो मिलेगी ही जो वाटसन एवं क्रिक ने समझाई। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए का वर्णन किया था वो कौन था? बी डीएनए था। और अब उन्होंने जो भी वर्णन दिया उससे थोड़ा बहुत भी अंतर जैसे जैसे देखा गया, उसके आधार पर यहाँ टाइप बताए गए हैं जो चार हैं, ए, बी, सी, डी राइट हैंडेड और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड। हम अब इन चारों की आपस में तुलना कर लेते हैं। डीएनए, फिर हेलिक्स लेंथ, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे, कितने क्षार युग्म दिखाई देंगे वो, और स्टेप्स के बीच की दूरी कितनी है और उसका व्यास कितना है। इस आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले हम बी डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि बी डीएनए का पूरा वर्णन हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा है। बी डीएनए, उसकी जो हेलिक्स की लंबाई है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। क्यों होती है? क्योंकि 10 स्टेप्स मिले थे, 10 जोड़े, बेस पेयर कितने थे? 10 पेयर थे, और स्टेप्स के बीच की दूरी कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रम, और उसका व्यास कितना था? 20 एंगस्ट्रम। ये हमारा बी डीएनए था। अब ए, सी और डी जो डीएनए हैं उनमें क्या डिफरेंस आया, क्या अंतर आया, उसकी बात कर लेते हैं। ए डीएनए बी डीएनए की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, तो उसके एक हेलिक्स की जो लंबाई है वो बी डीएनए की तुलना में छोटी होती है। तो वो कितनी होती है? 28 एंगस्ट्रम। और छोटा, उसकी हेलिक्स की लंबाई छोटी ज़रूर है, लेकिन उसमें बेस पेयर कितने हैं? 10 की बजाय 11 जोड़े देखने को मिलते हैं। तो इस 28 एंगस्ट्रम में 11 जोड़े हैं, यहाँ पे 34 एंगस्ट्रम में 10 जोड़े थे। तो दो स्टेप्स के बीच की दूरी यहाँ 3.4 एंगस्ट्रम है, जो ए डीएनए में कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो 2.56 एंगस्ट्रम हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने आप। जब 28 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। और इसका व्यास होता है वो 23 एंगस्ट्रम होता है। यानी बी डीएनए की तुलना में ए डीएनए की जो हेलिक्स जो हम देखते हैं वो ज़्यादा चौड़ी होती है, वो ज़्यादा व्यास है उसका। अब बात करते हैं सी डीएनए की। सी डीएनए की हेलिक्स लेंथ कितनी है? 31 एंगस्ट्रम। उसमें जोड़े कितने हैं? उसमें जोड़े कम हैं, 9.33 ही हैं। तो जो दो स्टेप्स हैं उनके बीच की दूरी 3.32 एंगस्ट्रम हो जाएगी, क्योंकि 31 को 9.33 से डिवाइड करेंगे तो 3.32 एंगस्ट्रम प्राप्त होगा हमें।
इसका व्यास कितना है? इसका व्यास कम है, 19 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार DDNA की बात कर लेते हैं। उसकी हेलिक्स सबसे छोटी होती है, हेलिक्स लेंथ सबसे छोटी होती है, 24.2 एंगस्ट्रॉम होती है। और लेकिन उसमें बेस भी सबसे कम मिलते हैं। बेस पेयर कितने मिलते हैं? केवल 8 जोड़े मिले। और जो 2 स्टेप्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.303 एंगस्ट्रॉम। इसका व्यास भी 19 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा जो हेलिक्स लेंथ है किसकी मिल रही है? BDNA की सबसे ज़्यादा मिल रही है। सबसे कम हेलिक्स लेंथ किसकी मिल रही है? DDNA की सबसे कम हेलिक्स लेंथ देखने को मिली। अब बात करें कि एक हेलिक्स में सबसे ज़्यादा जोड़े किस में मिले? ADNA में मिले। सबसे कम जोड़े किस में मिले? DDNA में मिले। 2 स्टेप्स के बीच की दूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूरी BDNA की मिली, सबसे कम दूरी ADNA की मिली। व्यास की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यास ADNA का मिलता है और सबसे कम व्यास C और DDNA का मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ये थे राइट हैंडेड DNA। राइट हैंडेड DNA ABCD, इन चारों का हमने कंपैरिजन कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड की, कि यदि हमें घूम लेफ्ट साइड में होते हुए दिखाई दे, उस स्थिति में क्या होगा? तो जो ZDNA है उसमें जो फॉस्फेट शर्करा की जो रीड हमें दिखाई देती है फॉस्फेट शर्करा की, वो इस प्रकार की नहीं होकर ये DNA है, जैसा कि BDNA में हमने देखा, इस प्रकार की नहीं होकर ये जो इसका लेडर है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? ये जिगजैग दिखाई देता है, ऐसे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं। एक बात कि फॉस्फेट शर्करा की जो रीड होती है वो जिगजैग होती है। एक तो पहला क्या है? जिगजैग टेढ़े मेढ़े को जिगजैग बोलते हैं। ये कौन सा है? ZDNA, जो लेफ्ट हैंडेड घुमाव वाला होता है। हमने BDNA के अंदर क्या देखा कि उसकी यूनिट क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एस्टर बॉन्ड से जुड़ जाता है, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार जुड़ते चले गए और DNA की एक श्रृंखला बनी। इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला बनती है। इसके अंदर भी ऐसा ही है कि न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बने हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड का जब हम क्रम देखते हैं तो एकदम स्पष्ट क्या दिखाई देता है? एक प्यूरिन, फिर पायरामिडीन, फिर प्यूरिन, फिर पायरामिडीन। तो एकदम स्पष्टतः प्यूरिन और पायरामिडीन के ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? इसकी यूनिट डाई न्यूक्लियोटाइड कही जाती है, डाई न्यूक्लियोटाइड। जबकि BDNA में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है एक प्यूरिन है, उसकी ठीक बाद में प्यूरिन आ जाए, फिर वापस प्यूरिन आ जाए, फिर कोई पायरामिडीन आ जाए, फिर पायरामिडीन आ जाए, इस प्रकार की श्रृंखला मिलेगी। तो उसमें कोई भी ऐसी स्पष्टता नहीं मिलती जैसे ZDNA में मिलती है कि प्यूरिन के ठीक बाद में पायरामिडीन, फिर प्यूरिन पायरामिडीन, प्यूरिन पायरामिडीन, इस प्रकार की व्यवस्था। इसीलिए ये एकांतर क्रम में होते हैं और यही कारण है कि इसकी जो यूनिट है वो डाइन्यूक्लियोटाइड कही जाती है। इसकी हेलिक्स की लंबाई सबसे लंबा होता है ये। क्यों? क्योंकि इसकी एक घूम की जो लंबाई है वो 45 एंगस्ट्रम होती है। लेकिन यह सबसे पतला भी है क्योंकि इसका व्यास कितना है? 18 एंगस्ट्रम। और इस 45 एंगस्ट्रम में टोटल कितने स्टेप्स देखने को मिलेंगे? 24 स्टेप्स। अब हमें ये पता है कि इसकी यूनिट क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड। तो 24 स्टेप में 12 तो पायरामिडीन होंगे, 12 ही प्यूरिन होंगे एक में। तो प्यूरिन फिर पायरामिडीन, फिर प्यूरिन पायरामिडीन, प्यूरिन पायरामिडीन, इस प्रकार करते हुए टोटल 24 होंगे। हम ये कह सकते हैं 12 डाइमर हमें देखने को मिलेंगे। न सॉरी, इसमें कितने स्टेप्स मिलते हैं? इसमें हमें 12 स्टेप्स देखने को मिलते हैं।
और ये जो 12 स्टेप्स हैं, प्यूरिन पैरामिडिन इस प्रकार, तो डाइमर कितने हो जाएंगे? 6 डाइमर होंगे, सॉरी 6 डाइमर हमें देखने को मिलेंगे। तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होगी? 3.75 एंगस्ट्रम की दूरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने इस प्रकार जो डीएनए के टाइप्स हैं उनकी बात कर ली है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो हमारे फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक होता है सी वैल्यू, एक सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं कि सी वैल्यू किसको बोलेंगे, सेंस और एंटी सेंस किसको बोलेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है सी वैल्यू और उससे जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट सी वैल्यू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास। ये विरोधाभास क्या है और सी वैल्यू क्या है? किसी भी स्पीसीज में, किसी भी जाति में डीएनए की कुल मात्रा, और किस में? हैप्लोइड अवस्था में या उसके जीनोम में डीएनए की कुल मात्रा को सी वैल्यू कहा जाता है। इसको ऐसे समझें कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में उसके नर युग्मक में जितना डीएनए मिलता है वह उसकी सी वैल्यू है, या ह्यूमंस में ओवम में जितना डीएनए मिलता है वह उसकी सी वैल्यू है, क्योंकि वो क्या है? हैप्लोइड स्टेट, हैप्लोइड अवस्था है, अगुणित अवस्था है। इसी प्रकार एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो डीएनए, बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगुणित ही होते हैं। उसके अंदर डीएनए की कुल मात्रा क्या कहलाएगी? वह उसकी सी वैल्यू कहलाएगी। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी कोशिका ज़्यादा सरल होती है, यूकैरियोट्स की कोशिकाओं में ज़्यादा प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, वो थोड़ी जटिल कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक भी पाया जाता है। तो जब ये देखा गया कि इसके अंदर डीएनए कितना है और इस यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कितना है, तो हमने ये पाया कि मान लेते हैं इसके अंदर कोई भी 100 यूनिट डीएनए मिला, तो यदि यूकैरियोट की बात करें तो वह 5 से 10,000 गुणा डीएनए मिलेगा। तो 100 इंटू 10,000 कर दें तो कितना हो गया? 10 लाख यूनिट डीएनए किस में मिला? एक यूकैरियोट्स में। अब ये है इसकी सी वैल्यू। पैराडॉक्स क्या है या विरोधाभास क्या है कि 100 यूनिट डीएनए में मान लेते हैं कि 50 जीन मिली, 50 जीन्स हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं हम। यूकैरियोट्स में कितनी मिलनी चाहिए? इसका 10,000 गुना मिलना चाहिए ना, क्योंकि डीएनए इतना है। तो 50, 1 2 3 4, तो 5 लाख यूनिट डीएनए यूनिट जीन हमें मिलनी चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम, यदि ऐसी व्यवस्था होती तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से सी वैल्यू में अंतर आया उसी प्रकार जीन में भी अंतर आ गया। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि केवल 10,000 गुना नहीं होकर यह केवल 10 गुना ही है।
तो हम ये कहेंगे कि 500 जीन। इधर कितनी है? 50 जीन। यही कहलाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स, कि डीएनए तो 5 से 10,000 गुना है, किसमें? प्रोकैरियोट की तुलना में, यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन जीन की बात करें तो वो 10,000 गुना नहीं होके केवल 10 गुना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा डीएनए यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है वो काम का नहीं है, कि वो कोई जीन के निर्माण में या प्रोटीन के रूप में उपयोगी साबित नहीं हो रहा प्रोटीन बनाने में। इसी को बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स, की सी वैल्यू में ये विरोधाभास है कि डीएनए तो अधिक मात्रा में है, 10,000 गुना है, लेकिन जीन 10,000 गुना नहीं होके केवल 10 गुना ही है। इसे कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब अगला कॉन्सेप्ट है सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ये डीएनए की एक श्रृंखला, ये डीएनए की दूसरी श्रृंखला, आपस में ये जुड़े हुए हैं। हमें ये पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये इस प्रकार जो प्रोटीन बना डीएनए से, डीएनए के किसी भाग से, मान लो इस भाग से बना है, जिस भाग से प्रोटीन बनता है डीएनए का वो भाग जीन कहलाता है। इस प्रकार डीएनए में जो सूचनाएं हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ये कहलाता है अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। अब यहाँ पर हमें समझना है सेंस एवं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो सेंस स्ट्रैंड किसे कहते हैं? हमें पता है ये और ये भाग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन डीएनए की ये भाग यदि जीन है जिससे प्रोटीन का निर्माण होगा, ये और ये एक दूसरे के पूरक है, लेकिन एमआरएनए का निर्माण दोनों से नहीं होगा, इनमें से किसी एक से एमआरएनए का निर्माण होगा। मान लो इससे एमआरएनए बन रहा है, ये एमआरएनए बन गया, तो जिस भाग से एमआरएनए बन रहा है डीएनए के जिस खंड से, उसके बिल्कुल पूरक ये भी तो है। तो जिस भाग से बन रहा है उसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, जिसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और इसी का ही जो पूरक डीएनए का भाग जिससे एमआरएनए का निर्माण नहीं हो रहा उसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड इनके नाम है। अब ऐसा क्यों? एमआरएनए बन तो इससे रहा है, उसको तो कह रहे हैं एंटीसेंस, और जिससे एमआरएनए नहीं बन रहा उसे कह रहे हैं सेंस। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं उनको लिख देते हैं, मान लो इधर ए है तो इसके सामने टी, यहाँ जी है तो इधर सी है तो जी, फिर जी है तो सी, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो जो एमआरएनए बनेगा तो वो कैसा बनेगा? ए जी सी जी पर ये एमआरएनए बना, इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हम देख रहे हैं कि एमआरएनए में की जो व्यवस्था है वो इस जिस स्ट्रैंड से एमआरएनए बना है उससे मिलती जुलती नहीं होकर इसके विपरीत इसकी पूरक जो स्ट्रैंड है उससे मिलती जुलती है। तो वास्तव में सेंस किस में है? इस स्ट्रैंड में सेंस है। इस न्यूक्लियोटाइड के क्रम में ऐसा सेंस है जो कोई प्रोटीन बना सके। इसीलिए डीएनए के जिस भाग से एमआरएनए बन रहा है, जिस श्रृंखला से एमआरएनए बन रहा है,
उसे नाम दिया गया एंटीसेंस स्ट्रैंड। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, यह कोड नहीं कर रही है, कोड तो ये वाली करेगी, और ये किसके समान है, इसके समान। इसीलिए जिस भाग से mRNA नहीं बन रहा उसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड अवश्य कहा जाएगा। टेम्पलेट की तरह ये काम करती है जिसके ऊपर mRNA का निर्माण होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, सी वैल्यू पैराडॉक्स का और सेंस एवं एंटीसेंस स्ट्रैंड का। थैंक यू।